गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है करदान क्षमता। सार्वजनिक वित्त में करदान क्षमता का विशेष महत्व रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो राज्य की जो प्रकृति है वह लोक कल्याणकारी हो गई है। अब लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याण का कार्य करना है तो पैसा तो चाहिए। ठीक है, तो पैसा कैसे मिलेगा उनको? उनके इनकम का सोर्स क्या है? गवर्नमेंट की इनकम का टैक्स। ठीक है, तो टैक्स किस तरीके से लिए जाए? क्योंकि आप टैक्स किससे लोगे? जनता से। जनता के ऊपर इसका भार पड़ेगा, तो जनता कर दे सके, उनको सहूलियत हो कर देने में, और कर देने पर उनको वो त्याग का अनुभव मिनिमम से मिनिमम हो। जैसा कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ इसमें कि कर इस तरीके का लेना चाहिए ताकि कर देने वाले को भी उस त्याग का अनुभव कम से कम रहे। तो कर देते समय उनकी जो त्याग व असंतोष का जन्म होता है, तो इसका गवर्नमेंट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अतः अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए कर वसूली व सार्वजनिक व्यय में आदर्शतम संयोग की कोशिश की जाती है। अब हम देखते हैं करदान क्षमता का अर्थ, मीनिंग ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी। अगर बात करें करदान क्षमता की, तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग बात कही है करदान क्षमता के ऊपर। सिल्वरमैन का कथन देखिए, करदान क्षमता का अभिप्राय उस सीमा से लगाया जाता है जो राष्ट्र या व्यक्ति से बिना उसकी उत्पादन शक्ति व इच्छाओं पर बुरा प्रभाव डाले करों के रूप में वसूल की जा सकती हैं। अर्थात करदान क्षमता देश के नागरिकों के कर चुका पाने की उस सीमा से है जो वह आर्थिक क्षेत्र में बिना अस्त व्यस्तता के सार्वजनिक व्यय के लिए दे सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पता ही है कि कर क्या है? गवर्नमेंट के लिए इनकम है, लेकिन इस गवर्नमेंट की इनकम का क्या उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है जन कल्याण के लिए। अतः करदान क्षमता को केवल आय के परिप्रेक्ष्य में न देखकर व्यय के परिप्रेक्ष्य में देखना उचित रहता है। डॉल्टन ने करदान क्षमता को दो भागों में विभाजित किया है, निरपेक्ष करदान क्षमता और सापेक्षिक करदान क्षमता। निरपेक्ष करदान क्षमता क्या होती है ये समझ ले पहले हम। शेराज का कथन देखिए, करदान क्षमता न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन का आधिक्य है जो उतना ही उत्पादन को बनाए रखने के लिए पूर्ववत जीवन स्तर के लिए आवश्यक है। शेराज का दूसरा निरपेक्ष करदान क्षमता को शेराज ने निचोड़ की सीमा बताया है। जोशिया स्टॉर्म का देखिए कथन, निरपेक्ष करदान क्षमता वह अधिकतम राशि है जो किसी देश के निवासी अपने जीवन को दुख में व पद दलित बनाए बिना तथा आर्थिक संगठन को अस्त व्यस्त किए बिना सार्वजनिक खर्च के लिए दे सकते हैं। इसी प्रकार मैकिन्स का कथन देखिए, किसी देश की करदान क्षमता की सीमा उस समय पहुंच जाती है जब कर देने के बाद उद्योगों में विनियोग के लिए राशि उपलब्ध न हो। डॉल्टन का कथन देखिए, निरपेक्ष करदान क्षमता करारोपण की वह सीमा है जो जनता पर अरुचिकर प्रभाव डाले बिना वसूल किया जा सकता है। निरपेक्ष कराधान क्षमता का थोड़ा सा आप ये मतलब समझिए कि यहाँ पर इनकम से कोई मतलब नहीं होता है कि कर देने वाले व्यक्तियों की इनकम को देखा नहीं जाता, सब पे समान रूप से कर आरोपित कर दिया जाता है। तो निर्धन वर्ग, चाहे वह निर्धन वर्ग हो या अमीर वर्ग हो, सभी पर एक समान रूप से कर का बोझ लगा दिया जाता है, यानी एक समान रूप से कर डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप अमीरी और गरीब व्यक्ति का ये डिफरेंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि कर की जो दर होती है वह सभी व्यक्ति के लिए समान होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। इसका महत्व कम है। इसका कारण इसलिए है क्योंकि करदान क्षमता को केवल आय के परिप्रेक्ष्य में न देकर व्यय के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए। करों से प्राप्त आय जब सार्वजनिक कल्याण कार्यों पर व्यय की जाती है तो देश के नागरिकों के उत्पादन, आय, रोजगार, वितरण व आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, जो करदान क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। सेकंड है, करदान क्षमता में अरुचि, इच्छा पर अच्छा बुरा प्रभाव आदि को मापना कठिन है क्योंकि यह विशुद्ध रूप से मानसिक धारणा की अभिव्यक्ति है। तीसरा है, अधिकतम सीमा को ज्ञात करना मुश्किल है। अतः इसी कारण डॉल्टन ने कहा है, ऐसी धनराशि का निर्धारण असंभव है जिसके विषय में कहा जा सके कि यह धनराशि विशेष समय में समाज की करदान क्षमता की सीमाओं का प्रतीक है। अतः यदि हम राजस्व में स्पष्टता लाना चाहते हैं तो इस प्रश्न पर विचार कर देना छोड़ देना चाहिए। डॉल्टन के शब्दों में,
निरपेक्ष करदान क्षमता एक कल्पना है जिसमें भारी भूल की सदैव संभावना है। इसलिए करदान क्षमता का विश्लेषण सापेक्षिक संदर्भ में उचित है। चूंकि निरपेक्ष करदान क्षमता सभी पर समान रूप से आरोपित की जाती है, इसमें आप वर्ग विशेष का या निर्धनता का ये पैमाना आप नहीं लेते हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा त्याग का अनुभव किसे महसूस होगा? एक निर्धन व्यक्ति को। ठीक है, तो इस वजह से इसका महत्व इतना नहीं रहा है, इसलिए सापेक्ष करदान क्षमता को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ये क्वेश्चन बनता है आपके, सापेक्ष करदान क्षमता से आप क्या समझते हैं? सापेक्ष करदान क्षमता का आशय समाज के विभिन्न वर्गों के विभिन्न राष्ट्रों की तुलनात्मक कर भुगतान क्षमता से, जैसे धनी व्यक्ति की करदान क्षमता तुलनात्मक दृष्टि से निर्धन व्यक्ति की करदान क्षमता से अधिक होती है। इसी कारण डाल्टन ने सापेक्षिक करदान क्षमता को कर देने की सापेक्षिक योग्यता बताया। ठीक है, यानी आप यहाँ पर जो कर दे रहे हैं वह समान रूप से आरोपित नहीं होगा सभी पे। इसमें क्या होगा कि निर्धन व्यक्ति से कम लिया जाएगा, अमीर व्यक्ति से ज़्यादा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तुलनात्मक रूप से इसको तुलनात्मक रूप से देखा जाता है। यह किन्हीं दो समुदायों की कर देने की योग्यता के पारस्परिक अनुपात का द्योतक है। समाज के जिन लोगों की कर देने की योग्यता अधिक होगी उनकी करदान क्षमता भी अधिक मानी जाएगी। सापेक्षिक करदान क्षमता अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। जब करदान क्षमता को इसको आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इस प्रकार स्पष्ट है कि जब करदान क्षमता को कुल कर राजस्व की दृष्टि से देखा जाए तो उसे निरपेक्ष करदान क्षमता कहते हैं, पर जब करदान क्षमता को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाता है तो उसे सापेक्षिक करदान क्षमता कहते हैं। निरपेक्ष करदान क्षमता सैद्धांतिक है और इसका सही माप करना कठिन है, ये भ्रमात्मक धारणा है, जबकि सापेक्षिक करदान क्षमता का विचार व्यवहारिक है, क्योंकि ये समाज के विभिन्न वर्गों की कर देने की योग्यता तथा करदान क्षमता का विश्लेषण का समय, स्थान, परिस्थिति, मनोवृत्ति आदि परिवर्तनशील घटकों के संबंध में करता है। प्रोफेसर डाल्टन ने तो सापेक्षिक करदान क्षमता को अधिक उचित व व्यवहारिक माना है। अब हम आगे देखते हैं इसमें, अब आगे देखिए करदान क्षमता के निर्धारक या प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। क्योंकि कर देने की क्षमता पर बहुत सारे तत्वों का प्रभाव पड़ता है। जो तत्व अधिकतम क्षमता को निर्धारित करते हैं वही तत्व सर्वोत्तम करदान क्षमता को प्रभावित करते हैं। अतः करदान क्षमता का अध्ययन प्राय दो दृष्टि से किया जाता है। पहला है व्यक्ति की करदान क्षमता, दूसरा है देश की करदान क्षमता। व्यक्ति की करदान क्षमता का आधार उसकी आय तथा व्यय के आकार तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। अन्य बातों के समान रहते हुए किसी व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी उतनी ही उसकी कर देने की क्षमता अधिक होगी। आय को मौद्रिक रूप में नहीं वरन वास्तविक आय के संबंध में देखना चाहिए, क्योंकि मौद्रिक आय व्यक्ति की आय का सही माप नहीं है। व्यक्तिगत करदान क्षमता का दूसरा आधार उसके व्यय का आधार व प्रकृति है। जो व्यक्ति अधिक व्यय करता है उसकी करदान क्षमता भी अधिक होती है, पर आय और व्यय दोनों को आधार बनाने में सावधानी की आवश्यकता होती है। दूसरा है देश की करदान क्षमता। देश की राष्ट्रीय आय व उसकी संरचना से ज्ञात की जा सकती है। अन्य बातों के समान रहते हुए जितनी ही राष्ट्रीय आय अधिक होगी उतनी ही करदान क्षमता भी अधिक होगी, पर देश की करदान क्षमता व्यक्तिगत करदान क्षमता का अविभाज्य अंग है। अतः करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले घटकों का विशेष महत्व है। किसी भी देश की करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले निम्न तत्व हैं। पहला है देश की राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही अधिक करदान क्षमता होगी। ठीक है, इसी कारण विकसित देशों की करदान क्षमता ज़्यादा होती है बजाय निर्धन राष्ट्रों की अपेक्षा। देश की संपत्ति, जिस देश की प्राकृतिक संपत्ति और अधिक होगी वह करदान क्षमता भी उसकी अधिक होगी। ठीक है, और जहाँ पर संपत्ति का आकार कम होगा वहाँ पर क्या है उनकी, चूँकि संपत्ति कम होगी, प्राकृतिक संपत्ति कम होगी तो आय कम होगी, आय कम होगी तो टैक्स भी कम ही होगा, कर देने की क्षमता भी कम ही होगी। तीसरा है आय तथा संपत्ति का स्थायित्व। देश की राष्ट्रीय आय व संपत्ति की कुल मात्रा ही करदान क्षमता को प्रभावित नहीं करती वरन उनमें स्थायित्व भी महत्वपूर्ण है।
अगर उनमें स्थायित्व या वृद्धि की प्रवृत्ति है तो करदान क्षमता अधिक होगी, पर अगर उनमें भारी उतार चढ़ाव होते हैं तो करदान क्षमता भी घटती बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट है देश में धन का वितरण। देश में धन का वितरण जितना असमान होगा उतनी ही करदान क्षमता भी अधिक होगी, क्योंकि धनी वर्गों पर प्रगतिशील करारोपण द्वारा अधिक कर वसूल किया जा सकता है, पर धन का वितरण समान होने पर करदान क्षमता घटती है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार असमान वितरण को देश की उत्पादन क्षमता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। अतः कुछ विद्वानों का मत है कि धन के समान वितरण से देश में रोजगार, आय और उत्पादन में वृद्धि होती है, अतः करदान क्षमता भी अधिक होती है। ये विचार विकसित राष्ट्रों में तो ठीक लगता है, पर अर्ध विकसित राष्ट्रों में तो धन के असमान वितरण में करदान क्षमता अधिक पाई जाती है। देश की जनसंख्या, जनसंख्या जितनी अधिक होती है करदान क्षमता भी अधिक होती है, लेकिन ये भी सही है कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ आय और उत्पादन में जनसंख्या की अपेक्षा अधिक दर से वृद्धि हो। अगर जनसंख्या में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में कमी करती हो तो करदान क्षमता बढ़ने के स्थान पर घटेगी। जैसे कि अगर हम देखते हैं भारत में जनसंख्या अधिक है पर कर देने की क्षमता कम है, क्योंकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम है। आगे है आर्थिक विकास। जिस देश का विकास का स्तर जितना अधिक होगा उस देश की कर देने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यही कारण है कि आप देखिए कि विकसित देशों में विकास का स्तर अधिक होने पर वहाँ करदान क्षमता अधिक होती है, जबकि विकासशील देशों में ऐसा नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट है कर प्रणाली। जिस देश की कर प्रणाली सरल होगी, जितनी उपयुक्त होगी, व्यवस्थित होगी, करदान क्षमता भी अन्य देशों के मुकाबले उसकी अधिक होगी। और जहाँ टैक्स प्रणाली आप जटिल होगी उतनी ही लोग क्या करेंगे, इस टैक्स से बचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अन्य बातों के समान रहते हुए जिस देश की कर प्रणाली प्रगतिशील, उत्पादक, सरल, लोचपूर्ण, न्यायोचित होती है उसकी करदान क्षमता अधिक होती है। आगे हैं सार्वजनिक व्यय की प्रकृति एवं दिशा। अगर सरकार करों से प्राप्त आय को देश के विकास पर खर्च करती है तो कर देय क्षमता अधिक होगी। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार ये जो खर्च करती है यह खर्च फिजूल के कार्यों पे करें, अनुत्पादक व्ययों पर करें, ठीक है, बेमतलब के खर्चे करती है गवर्नमेंट, अगर तो ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करेंगे, क्योंकि जनता का जो पैसा है, आप उस जनता के पैसे का उपयोग कर रहे हो और आप उसका अगर मिसयूज़ करते हैं तो आगे जाके क्या होगा, आगे जनता टैक्स देने से मना कर सकती है। आगे है इसमें शासन व राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप। देश की शासन व्यवस्था जितनी अच्छी होगी, राजनीतिक व्यवस्था जितना स्थायित्व रहेगा उसके अंदर, राजनीतिक सरकार में जितनी स्थायित्व रहेगी, जितनी अधिक कुशलता रहेगी, सुदृढ़ता रहेगी, तो उतना ही अधिक वहाँ की कर देय क्षमता रहेगी। अब अगर मान लीजिए कि तानाशाही शासन हो, ठीक है, गवर्नमेंट अपने अनुसार चल रही हो, भ्रष्टाचार बहुत अधिक हो, लाल फीताशाही बहुत अधिक हो, अकुशलता का वातावरण हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा कि लोगों की जो मनोवृत्ति है वो मनोवृत्ति क्या होगी, उनकी असहयोग करने की मनोवृत्ति होगी, और ऐसे में करदान क्षमता क्या होगी, वह भी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है करदाताओं की मनोवृत्ति। जब देश के करदाताओं में सरकार के प्रति विश्वास रहेगा, नागरिक चेतना बहुत अच्छे स्तर पर रहेगी, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के प्रति रुचि की मनोवृत्ति होती है, तो लोग क्या करते हैं, अधिक कर चुकाने के लिए आगे आते हैं। अगर गवर्नमेंट लोगों को ये लगता है कि हमारे पैसे का सही उपयोग हो रहा है तो लोग स्वेच्छा से टैक्स देने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता है या उनकी मनोवृत्ति ऐसी बैठ गई है कि हमारे पैसे का आगे गवर्नमेंट मिसयूज़ करने वाली है, अपने खर्चों के लिए इसका उपयोग करेगी, तो ऐसे में क्या रहेगा, लोग पैसा देने के लिए राजी नहीं होंगे, टैक्स देना पसंद नहीं करेंगे। अन्य कारणों में हम बात करें, करदान क्षमता जनता का जीवन स्तर ऊंचा होने पर अधिक और जनता का जीवन स्तर नीचे होने पर कम होती है। ये तो सीधी सी बात है। लिविंग स्टैंडर्ड ही आपका नीचा रहेगा तो टैक्स जो है लोग देना प्रेफर नहीं करेंगे। तो दूसरा है कर वसूली के उद्देश्य पर भी करदान क्षमता निर्भर करती है। अगर कर वसूली जन कल्याण कार्यों पर की जाती है तो करदान क्षमता अधिक होगी, पर फिजूल खर्ची पर होती है तो करदान क्षमता कम होगी।
इस प्रकार ये सारे तत्व मिलकर काम करते हैं। जितने ये तत्व अनुकूल होंगे करदान क्षमता अधिक होगी, जितने ही ये तत्व प्रतिकूल होंगे करदान क्षमता कम होगी।